नमस्कार दोस्तों, सोचिए कि आप एक पुतला खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं जहां पर एक दुकान में मोहन बैठा है जिसके पास सिर्फ एक ही पुतले का ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल की दुकान है जिसके पास अलग अलग चेहरे के कई सारे पुतलों का ऑप्शन है। आप किसकी दुकान में जाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप अब्दुल की दुकान में जाएंगे क्योंकि वहां पर आपको अपनी पसंद का कोई ना कोई पुतला जरूर पसंद आ जाएगा। कुछ ऐसा ही समय पर हमारे देश में चल रहे लोकसभा चुनाव का हाल है दोस्तों। एक तरफ मोहन की दुकान की तरह सिर्फ एक ही चेहरा भक्तों के मसीहा मोदी है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे अब्बू, माफ कीजिएगा कभी कभी पर्सनल रिश्ते जुबान पर आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन पिता पुत्र और भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो भक्तों के प्रधानमंत्री मोदी से कई गुना बेहतर है दोस्तों। और आज मैं अपने इस वीडियो में ये साबित भी कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरा नाम धूर्त चाटी है और दोगलेपन में मैंने पीएचडी कर रखा है। तो एक तरफ एक तानाशाह है, तो एक तरफ इतने सारे पढ़े लिखे समझदार लोग। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं और बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वैसे इनके बारे में क्या ही कहूं, इतनी सरल, इतनी शांत स्वभाव शायद ही आपने किसी मुख्यमंत्री में देखा होगा दोस्तों। सेकुलर इतनी है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन में जाने का न्योता भी ठुकरा दिया था, लेकिन ईद के इफ्तिहार पार्टी में शामिल होना नहीं भूली थी। एक बार गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि एक माँ के अगर 2 बच्चे हों तो माँ कमजोर बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। और शायद यही वजह है दोस्तों कि आज बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दिलवाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को भी मानने से इंकार कर देती है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। इनके बारे में सिर्फ सोच कर देखिए दोस्तों, जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम है। ममता की मूर्ति ममता बनर्जी के अंदर मुसलमानों के लिए कितनी ममता है वो आप इस आर्टिकल को देखकर समझ सकते हैं दोस्तों। कैसे सिर्फ बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके में ही नहीं बल्कि राजधानी कोलकाता में भी बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी घुसपैठी अब बसने लगे हैं और हिंदुओं की आबादी घटने लगी है। सिर्फ सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर ऐसे मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का सेकुलरिज्म क्या कभी खतरे में आ सकता है? बात तो सही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑप्शन है, लिस्ट में अभी और भी नाम है, इसलिए अब बात करते हैं स्टालिन पिता पुत्र की। तो ये दोनों पिता पुत्र एक पढ़े लिखे और इतने बड़े सेकुलर हैं दोस्तों कि इन्होंने सनातन धर्म को ही खत्म करने की कसम खा रखी है। सिर्फ सोच कर देखिए दोस्तों, अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप लोगों को मंदिरों से आने वाले घंटों के शोर से राहत मिल सकती है। हर तरफ आपको चर्च या तो फिर मस्जिद दिखाई देंगे। सनातन धर्म जिसे ये दोनों कैंसर की तरह देखते हैं, जाहिर सी बात है कि उसे खत्म ही कर देंगे। फिर आप आराम से हेलेलुया गाते हुए ये कह सकते हैं, सकती थी और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की दोस्तों। तो अखिलेश यादव वो युवा नेता है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले 2 पंचवर्षीय में योगी जी ने उनका यह हाल कर दिया है कि वोटर्स को रिझाने के लिए उन्हें अब मंच पर ये सब करवाना पड़ रहा है, लेकिन एक प्रधानमंत्री बनने के वो सारे गुण इनके अंदर है दोस्तों। पहली बात तो ये युवा है और इनके युवापन के नाते उन्होंने अपने युवा काल में, माफ कीजिएगा कार्यकाल में, सफेई महोत्सव जैसे कई कार्यक्रम करवाए थे। सोचिए कि जो नेता अपने राज्य में युवाओं के मनोरंजन के लिए न सिर्फ 375 करोड़ रुपए खर्च करता है बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नचनियों को भी नचवाता है, वो अगर अपने देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या नहीं करेगा। हर राज्य, हर जिले में न सिर्फ सफेई महोत्सव जैसे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे बल्कि अग्निवीर जैसे कई योजनाओं को खत्म करके आपको इस काबिल बना देगा कि आप आराम से अपने घर पर बैठकर सनी लियोन की फिल्म भी देख सकेंगे। योगी सरकार इन पर आरोप लगाती है दोस्तों कि सपा सरकार में 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले की रिपोर्ट आई है, लेकिन जो इंसान आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश कर सकता है, क्या आपको लगता है कि वो जनता के पैसों का घोटाला भी कर सकता है? खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि उस युवा नेता की जो 56 साल की उम्र में भी इतने हिट एंड फिट हैं कि पूछ की कड़कड़ाती ठंड में भी इन्हें ठंड नहीं लगती। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। देश को आगे ले जाने के लिए इनके पास एक नहीं बल्कि इतने सारे आइडियाज हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आलू से सोना बनाने से लेकर स्टोव में कोयला जलाकर चाय पकाने तक हर वो टेक्नोलॉजी जो अभी तक विदेशों में भी नहीं आई है वो भारत में लेकर आएंगे। सिर्फ कल्पना कर देखिए दोस्तों, जिसके पास आलू से सोना बनाने का विजन हो, क्या वो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्यासे
पेट्रोल नहीं बना सकता। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जैसे कि कहा है कि इनकी सरकार बनते ही ये पहले जाति जनगणना करवाएंगे, फिर जिस जाति के लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी, कम जनसंख्या वाली जाति के लोगों के पैसे छीनकर वो उनको दे देंगे। फिर जब कम जाति वाले लोग गरीब हो जाएंगे तो पूंजीपतियों का धन छीनकर फिर कम जाति के लोगों को दे देंगे। और जब पूंजीपति गरीब हो जाएंगे दोस्तों, तो उनके खाते में खटाखट 8,500 रुपए ये डाल देंगे। 1,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। सिर्फ कल्पना में ही सही, एक बार प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को सोच कर देखिए दोस्तों। जो इंसान अपने भाषणों से पूरे देश के लोगों का मनोरंजन करके खुश रख सकता है, क्या दूसरे देशों के लोगों को मनोरंजन नहीं करेगा? सिर्फ सोचिए, ऐसे इंसान से क्या कोई दुश्मनी करना चाहेगा? और फिर जब दुश्मनी ही नहीं रहेगी तो हथियारों की जरूरत खत्म हो जाएगी। हजारों करोड़ रुपए जो रक्षा बजट के नाम पर अभी खर्च हो रहे हैं वो बचेंगे दोस्तों। साथ ही जाति जनगणना करवाकर एक जाति से दूसरी जाति को और दूसरी जाति से तीसरे को पैसे छीनकर देकर डेवलपमेंट के नाम पर जो हजारों करोड़ का बजट दिखाया जाता है वो भी बचेगा दोस्तों। कश्मीर में धारा 370 हटेगा तो पत्थरबाजों को फिर से रोजगार मिलेगा। ये वो सारे काल्पनिक दृश्य है दोस्तों जो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही सच हो सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का चेहरा एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे भी अच्छा एक और विकल्प है दोस्तों, एक और चेहरा है, वो है मेरे अब्बू, माफ कीजिएगा फिर से जुबान फिसल गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा वापस लौटते हैं उस मोहन की दुकान पर जहां पर सिर्फ एक ही पुतले का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी भक्तों की भीड़ उसे खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती है। खैर, वो लोग लाइन लगाकर इसलिए खड़े हैं दोस्तों क्योंकि वो सब गोदी मीडिया और अंधभक्त हैं। आप सब तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे डिक्टेटर को चुनना पसंद करेंगे जिसने देश में लाखों मंदिर होने के बावजूद भी एक और भव्य राम मंदिर बनवा दिया? क्या ये भक्तों पर एक और भार डालने जैसा नहीं है दोस्तों? इस रिपोर्ट को देखिए। सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया था। अब ये पैसा किसका था? आपका और हमारा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मोदी ने ये पैसा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अपने पूंजीपति मित्रों के जेब में डाल दिया था? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 11 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ आवास, 4 लाख किलोमीटर सड़क बनवाकर क्या मोदी ने उन लाखों ग्रामवासियों की आजादी का हनन नहीं किया जो रोज सुबह खेतों में जाकर मस्त ठंडी ठंडी हवा में बैठकर हल्के हुआ करते थे? 4 लाख किलोमीटर सड़क बनवाने से पहले क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए था दोस्तों क्या देश को इसकी जरूरत भी है? प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत? बड़े बुजुर्ग कहते हैं दोस्तों कि हमें अपने पड़ोसी से मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा केस ही उल्टा है दोस्तों। चीन और पाकिस्तान इतने प्यारे दो देश हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से देखिए इस डिक्टेटर ने उनका क्या हाल बना दिया है। एक देश पाकिस्तान आज जो आटे दाल को तरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि भारत के सामने नजर उठाकर भी बात कर सके। आखिर ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मोदी फिर से आ गए तो वो संविधान बदल देंगे। दोस्तों, अगर 2019 के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा जीत गई, ये देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे। आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे। अरे एडिटर भाई, ये 2019 वाला वीडियो क्यों लगा दिया? सिर्फ 2024 वाला वीडियो लगाना था, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि ये अब्बू की पुरानी स्क्रिप्ट है। कट कर दियो इसको। खैर दोस्तों, आप इस क्लिप को सीरियसली ना लें, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं आपकी आंखें खोल देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बढ़िया सच्चा और ईमानदार नेता आपको ट्यूबलाइट लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ईमानदार इतने हैं दोस्तों कि इनकी ईमानदारी की खबरें आजकल रोज मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। ईडी के वकील का कोर्ट में बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रिश्वत मांगी। सच्चाई इनके रोम रोम में इस कदर बसी है दोस्तों कि एक बार इन्होंने जो वादा जनता से कर दिया, जब तक उसे पूरा नहीं कर देते चैन की नींद नहीं सोते हैं। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसा सेकुलर इंसान शायद इस धरती पर दूसरा किसी ने जन्म लिया होगा। और मैं ये खुद से नहीं बनाकर बोल रहा हूं दोस्तों, इनका पूरा वीडियो फैक्ट है। और आपको तो पता है कि मैं सिर्फ
फैक्ट्स पर बात करता हूँ। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। और अभी तो ये सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड को अपना तन मन धन देने के लिए तैयार है। सोचिए अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो अपना ये क्या क्या नहीं वक्फ बोर्ड को दे देंगे, सिर्फ सोच कर देखिए दोस्तों। और ये तो केजरीवाल जी की खूबियों के सिर्फ 1% है दोस्तों। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से इतनी नफरत है दोस्तों कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों की पूरी लिस्ट तक बना रखी है। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। गजब बेइज्जती है। अब कुछ भक्तगण आएंगे और आपको ये तस्वीर दिखाकर कहेंगे कि केजरीवाल ने जिनकी लिस्ट बनाई थी आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। तो इसका जवाब आपको या फिर मुझे देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल जी ने इसका जवाब आज से 10-12 साल पहले ही भक्तों को दे दिया था। कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये तो मैंने अभी सिर्फ कुछ चंद लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब्दुल की दुकान में ऐसे चेहरों की भरमार है जो मोहन की दुकान में लगे पुतले से कई गुना बेहतर है। इसलिए अब सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों। वोट कीजिए, देश के संविधान को उस तानाशाह से बचाइए जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना पाले बैठा है। वोट कीजिए, वरना जो तानाशाह दुबई में राम मंदिर बनवा सकता है, क्या वो मथुरा काशी में नहीं बनवा सकता? जिस डिक्टेटर के राज में अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को 72 के पास भेज रही है, क्या वो कश्मीर में दोबारा पत्थरबाजी होने देगा? सिर्फ सोच कर देखिए दोस्तों। ऐसे में उन अलगाववादी नेताओं का क्या होगा, उन बुद्धिजीवियों का क्या होगा जो पिछले 65 सालों से कश्मीर के नाम पर अपना पेट पाल रहे थे। इसलिए उठो, जागो और बाकी लोगों को भी जगाओ दोस्तों। वीडियो को शेयर करो और तानाशाही को जवाब दो। कमेंट्स करके बताओ कि आज का मेरा ये दोगलापन आप लोगों को कैसा लगा। बाकी नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलना। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।